मतलब चलाइयो आगे होगी नई इवेंट आएगी क्या दिखा गो 1 मिनट टाबर आज क्यों है कोई मनुष्य टाबर आए आज इन चलाइए कोई बात नहीं 5 मिनट लगी है लेकिन पता नहीं कई बार वायरस आ जाए हाँ टावराम भी आज के कई बार कोई बोट टोला रहे कि तो बढ़िया लाग रही है एकदम के रोचे हैं चेंज कर दो चलो चलो आ जाओ कोई बात नहीं थंबनेल थोड़ा गलत लग रही दिखा है कोई बात नहीं आज हो जाओ पटवारी पेपर हो गया क्या जनवरी पटवारी पेपर हो गया क्या जनवरी पटवारी पेपर हो गया क्या अब क्या पता यार पटवारी मन तो आप नहीं कर देखो क्यों को नहीं हो क्यों चलो अपने जल्दी जल्दी में प्रश्न अपने ऊपर चले अपने मेन प्रश्न पे चले जहां पे अपने जिक्र करना था ये प्रश्न था ठीक है प्रश्न ये था कि वेद त्रयी में कौन सा वेद कोई नहीं जल्दी जल्दी आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ होगी यार होगी के बात हो जाए यार मन बड़ो दुख है कि आज दूसरा चालू करनी पड़ी है चलो कोई बात नहीं आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी आ जाओ हाँ कोई नयो आवे तो कोई बात नहीं चौथे प्रश्न मान लिया और 4 प्रश्न तक पूछ गया आधी घंटा हो गया अपन मतलब आज तो घंटों जागो लेट तक चलो कोई बात नहीं आ जाओ थंबनेल थोड़ा चेंज कर दो कंफ्यूज हो रहा है टावर देखो टावर वेद त्रयी बता दिया ऋग्वेदिक में सिर्फ एक वेद 3 वेद उधर है जबकि वेद त्रयी में 3 वेद उधर है एक वेद उधर है यानी अथर्व वेद जो है वो वेद त्रयी में शामिल नहीं है जिसने ये उत्तर किया है वो अच्छा बच्चा है पढ़ने वाला बच्चा है INTELLIGENT इंटेलिजेंट बच्चा है ठीक है चलो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं भारत के राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाला सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया यह प्रश्न मुझे पता है अब टूट के पड़ेगा एकदम यहां टूट के आग लगा देगा ये प्रश्न में तो क्या पेपर कितना शोर आया था इसे 1-2 प्रश्न तो आवेगा चलो फिर भी मुझे पता है कोई ना कोई गड़बड़ तो करेगा इसमें बताइए कि सत्यमेव जयते सदा सत्य की ही जीत होती है सत्यमेव जयते कहां से लिया गया प्लीज टेल मी वेयर इज लीव ऑफ लेडन के बोला है सत्यमेव जयते बताइए थोड़ा सा बताओ सत्यमेव जयते कहां से लिया गया चलो फिर ज्योति बताए मुंडकोपनिषद ज्योति आप बता मुंडकोपनिषद किसका भाग है कौन से वेद का है ये बताओ किसका उपनिषद है ये मुंडकोपनिषद अब पता चलेगा आपको जो मैंने अब पूछा है वो बताओ बताओ मुझे पता है सब इसका उत्तर टूट के पड़ेंगे आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो थैंक यू 2 सवालों का राम 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 भाई राम राम बताओ अभी तुक्को लाग गयो भाई अच्छा है अरे तुक्को बात सिलेक्शन की है तुक्को हो तो भी सिलेक्शन तो रुपया भी मिलेगा आ थोड़ी का तुक्को हो डेरा 12 काटो इन कमेंट इली साइड में करो रेकमेंड बीच 100 रो क्या रे 150 तो ये क्यों है हाँ किसका है यार सब ऋग्वेद का कैसे बोल रहे हैं मुंडकोपनिषद है हाँ दीपेंद्र गुज्जर का आई लव यू वेरी चलो कोई बात नहीं अथर्ववेद का है चलो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था जैसे आज हम संपत्ति किसे मानते हैं आज आप माना के जगह जमीन है चौकी और नौकरी लागेड़ा वही संपत्ति है बाकी आजकल पुराना एक अलग अलग टाइम आता है हर चीज का अपना एक दौर आता है ऋग्वेदिक समय में संपत्ति का दौर तो आपको प्रश्न बताना है फिर उत्तर वैदिक आया उसमें संपत्ति चेंज हो गई मुझे जहां तक याद है 20 साल पहले लोग आ कहता बंग रे राग गईडो है आई संपत्ति मानता छोरी दे जाता फिर आयो जमानो बंग एक गाड़ी है गाड़ी आने तो रुपया नु मानता फिर एक जमानो आयो कि घरे का बंग मेरे खुद सुनो बोल बंग 5 तोड़ो सोनो और 2 तोड़ो सोनो है सोना रन संपत्ति मान्या करता फिर आयो जमीन को बूढ़िया जमीन देखे छोड़ दे जाता बोल 200 बीघा जमीन है छोड़ो के देखना है आ लो आज किसका आ गया आज नौकरी का आ गया गाड़ी गुड्डी है तो यहाँ का नारा लोन पर चलती होगी तो आज नौकरी मानने लग गया संपत्ति तो आज जिसको नौकरी है बिंग आंख देगा तेरे जमीन कितनी है सोनों की कोई नहीं पूछता तो हर दौर में संपत्ति का अलग अलग भाग रहा है अब बताइए कि ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य आधार क्या था बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये देखते हैं इसके उत्तर में भी कंफ्यूज होंगे छठे में
कुछ बच्चा बता रहे हैं, बताइए देखते हैं। ए बता रहे हैं, कोई कुछ बता रहा है, कोई बी बता रहा है। गोधन, देखो इसमें कंफ्यूज वाले है वैसे तो। देखो शुरुआत में कौन से ऋग्वेदिक काल में जब आर्य आए थे तो उनके पास पशु थे, तो मूल उनका, क्योंकि वो गाय को पवित्र क्यों मानते थे, क्योंकि उनकी जितनी आवश्यकता थी गाय से पूरी हो जाती थी, खाने पीने की दूध दही सब मिल जाता, तो गाय उनके लिए एक महत्वपूर्ण हो गया, संपत्ति का मुख्य आधार हो गया। और धीरे धीरे जब उत्तर वैदिक में आए तो वो जमीन पे कब्जा करने लगे, तो उत्तर वैदिक काल में संपत्ति का मुख्य आधार भूमि भी हो गया था। लेकिन ये ऋग्वेदिक काल की पूछ रहा है, तो उस समय पशु ही था संपत्ति का आधार। ठीक है, तो पशु में कौन सा हो जाएगा, इसके आधार पे गोधन हो गया, यानी गाय मान लो। ठीक है, अरे वाह कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब। बताइए पुराण कितने हैं, बताइए कितना। कोई यार बूढ़ी ही पूछ ले थोड़ा पुराण कितना है, तू पढ़ा हो रहे तो बड़ बेइज्जती कौन करानी है। अरे टाबरो 4 वेद हैं, 6 वेदांग है, 108 उपनिषद है, 18 पुराण है, 4 वेद, 6 वेदांग, 108 उपनिषद और 18 पुराण। या मतलब आंगली के ऊपर होना चाहिए। अगलो पूछे बात, एक पूछे और अगले 4 बताओ आपको, अगलो हो जा सुनो कि छोरो तो पढ़ रहे सिलेक्शन तो इंग 2 रात तक अगले ने नींद ही नहीं आवे। समझ गया बात, 4 वेद है। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। अरे वाह, यानी वैदिक सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे, प्रकृति की, पशुपति की, देवी माता की, त्रिमूर्ति की। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचा विचारी वाला क्वेश्चन है, या तुक्का काम नहीं करेगा, कुछ बच्चों को नहीं आएगा वो इसमें तुक्का लगाएंगे। बताइए इसका उत्तर बताइए। मैं तो आपका चेक कर रहा हूं 3 दिन में पढ़ा क्या है आपने। ये लो राहुल छिंपा ने गलत जवाब दे दिया। आएंगे और भी गलत जवाब आएंगे, इतने ही थोड़ी आएंगे हैं, और भी है साख पे। ये देखो देवी मां आ गई है, पशुपति आ रहा है, किसी का देवी मां रहे। हे भगवान तू ये पढ़े हुए थे रे गुरुजी, नाम ले लियो। अरे लक्ष्मण सिंह राठौड़ नाम ने छोड़ पढ़ ले, उत्तर बता, नाम मापी लेनी वाल। एक का भी सही नहीं है, एक का भी सही जवाब नहीं आ रहा है। हे भगवान तब रो थे के पढ़े थे, की कन पढ़े हो। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण देख, समझ इस चीज को। शुरुआत में आर्यों को नहीं पता है क्या देवता है क्या और है, वो तो बस प्रकृति को ही देवता मानते थे। कैसे, जैसे वर्षा हो रही है तो इन्होंने कहा कि कोई देवता है जो वर्षा कर रहा है, वो नाम हो गया इंद्र। वर्षा ज्यादा भयंकर हो गई, बाढ़ आ गई, बोले इंद्र नाराज है भाई साहब, सुख हो गया, इंद्र नाराज है, वर्षा को नहीं हो रही। सूर्य आ रहा है, उससे हमें एनर्जी मिल रही है, बोले ये भी एक देवता है। चांद को भी एक देवता बना लिया। अग्नि, अग्नि से सब कुछ एनर्जी आती है, अग्नि सब कुछ है, अग्नि भी एक देवता। यानी प्रकृति की जो चीजें थी उन चीजों को ही आर्यों ने देवता बना लिया। भाई सूर्य प्रकृति का ही तो है, चांद प्रकृति का ही तो है, भाई इन्हीं चीजों को, अग्नि है, इन्हीं चीजों को देवता बना लिया। वो लोग प्रकृति प्रेमी थे, प्रकृति को पूजते थे वो। आपा गठा बाज रहे, कोई पशुपति बता रहे, कोई किमी बता रहे, के कराप था थे, बताओ बताओगा तो बताओगा। अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योति गमय, मर्त्योर मां अमृत गमय, कहां से लिया गया, बहुत बढ़िया, 6ठी क्लास में पढ़ता। अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योति गमय, बताओ भाई कहां से लिया गया, उपनिषद, वेदांग, महाकाव्य, पुराण। बताइए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कितना शानदार क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब। बताइए बताइए। राजेश कुमार ने इसका जवाब दिया है, बढ़िया जवाब दिया है, उपनिषद।
टाबरो, चलो फिर एक बात और बताओ, मैं देखता हूं तुम कितने ज्ञानी हो। यह एक उपनिषद से लिया गया, कोई बता सकता है कौन से उपनिषद से लिया गया? वो ज्ञानी माना जाएगा, वो परम ज्ञानी माना जाएगा, वो ज्ञानत्व को प्राप्त हो गया मानो। बताइए, अब पता चलेगा कि ठीक है, आपने कह दिया कि ये ऋग्वेद से लिया गया है, उसका एक उपनिषद से लिया गया, तो कौन से उपनिषद से लिया गया है? सॉरी, ऋग्वेद का, यहां सॉरी यजुर्वेद का है शायद, यजुर्वेद का एक उपनिषद है। बताइए कौन से उपनिषद से लिया गया? यजुर्वेद का, यहां उसका नाम बताओ, फिर पता चले आपका कि आप कितने इंटेलिजेंट हो। अरे मुंडको उपनिषद, सत्य मिल जयते लीड मुंडको उपनिषद, और किन्ना बताइए जिक्र ना किया गया। देखता हूं मैं किसी का जवाब आता है कि इतना इंटेलिजेंट कोई है क्या? सबसे बड़ा उपनिषद जिसका नाम है, सबसे बड़े उपनिषद का नाम है, बड़े का मतलब होता है बृहदारण्य उपनिषद। ये बृहदारण्य उपनिषद से लिया गया है। अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिगमय। वाह गुरु जी वाह, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब आनंद ही आ गयो। ओले जी, मिलान करना है। ऋग्वेद के मंत्र पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? यजुर्वेद के मंत्र पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? सामवेद के मंत्र पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? अरे वाह, 1% में ही 4% समाये हुए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा उत्तर है इसका, एकदम इजी सा है। देखते हैं आप क्या कर सकते हो इसमें, बताइए। इस उपनिषद बता रहा है, एक बृहदारण्य बता रहा है। बिल्कुल, बहुत से बच्चों ने जवाब दिया है यार, इसका मतलब इंटेलिजेंट बच्चे भी हमारी क्लास में है, हमारी शान रख देंगे, वो इज्जत रख देंगे। नहीं होता क्या स्कूलों में? नहीं होता क्या, एक टापर मेरिट आ जाए, बाकी हूं बेचारा कोई पूछे ही को नहीं, स्कूल को नाम रह जाए भी एक आधो टापर मेरिट में आ जाओ, तो अपनी इज्जत रह जाएगी। बताओ, एकदम इजी है। ऋग्वेद पढ़ने वाले पंडित को होत्री कहा जाता है, यजुर्वेद को अधर्व्यू कहा जाता है, सामवेद को उद्गाता कहा जाता है, और अथर्ववेद को ब्रह्मा। अरे एकदम इजी था, पहला ही उत्तर है ABCD, सीधा सीधा ही है, कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात ही नहीं थी इसमें। वाह, चलो क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा पता ही नहीं। वेदों को अपुरुष से क्यों कहा गया है? अपुरुष से क्यों कहा गया है? मैं ऑप्शन भी पढ़ देता हूं। क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई, क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई, क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई, और इनमें से कोई नहीं। अरे वाह, कितना बढ़िया क्वेश्चन है यार, ये तो क्या कारीगरी है यार पेपर बनाने वाले की, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रहे हैं, हवाएं भी निकल रही है। इसका उत्तर क्या बता रहे हैं ज्ञानी महात्मा हमारे यहां विराजमान है, वो क्या बता रहे हैं? सी ये क्या रटा ब्रो है? मेरे बच्चे, युद्ध पहले मनोभूमि में लड़ा जाता है, ये भी वेदों से ही लिया गया है। वेदों की रचना तो देवताओं ने की है, पुरुष से, पुरुष ने नहीं है का अर्थ नहीं। कितना इजी क्वेश्चन था यार, सीधा सीधा उत्तर था इसका ये, फिर भी गलत कर देते हो। ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सोम एक रस है टावरो, दारू को एक अनडायरेक्टली नाम है जी। आजकल की नहीं दारू सिखा जब कह करे नहीं, बियर पिया होगा पहले बहुत आदमी, बच्चा जो है ना, दारू की शुरुआत बियर से करता है, मीट की शुरुआत अंडे से करता है। ये एक प्रोसेस होती है मीट तक, मांस तक पहुंचने की, अंडे द्वारा पहुंचता है, क्योंकि साथी कहता है कि अंडे में मांस नहीं होता और बियर में दारू नहीं होती। तो वैसे ही प्राचीन समय में हम देवता वगैरह भी कर लिया करते थे, तो उन्होंने उसका नाम बदल दिया, नाम उसका निकाल दिया सोमरस, जो हिमालय की मुंजवत चोटी से प्राप्त होता था। तो सारा काम सल्टा गया, आपा भी हिमालय की मुंजवत चोटी पर जाके तपस्या करागा, वहां से सोमरस प्राप्त होता था। वो ऋग्वेद के किस मंडल में उसका जिक्र है? इसका पान करने का भी एक तरीका था, जो गृहस्थ जीवन जी लेता था ना, उसी को मिलता था। ऐसे नहीं है सोमरस के मारे और ठेका पर मिल गया है। बताइए सोमरस, कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है यार पूछने वाले ने। सोमरस का जिक्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? लगभग बच्चे इसका जवाब दे देंगे। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोमरस का जिक्र हुआ है, जो हिमालय की मुंजवत चोटी से प्राप्त होता था। क्या बात है, क्या 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 बात है। प्रसिद्ध 10 दासराज्य युद्ध ऋग्वेद का एक महत्वपूर्ण
10 जो बताए थे ना, 10 मंडल में तीसरा मंडल महत्वपूर्ण है जिसमें गायत्री मंत्र है, 7वां मंडल महत्वपूर्ण है, 9वां मंडल महत्वपूर्ण है, 10वां मंडल महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से प्रश्न पुटअप होते हैं। दासराग्य युद्ध, रावी नदी, रावी या परूसनी नदी के किनारे युद्ध लड़ा गया था। उस समय सबसे महत्वपूर्ण पद क्या होता था? पता है क्यों लड़ा गया? देखो टावरो, आज यहां कहते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री के बाद महत्वपूर्ण पद कौन सा है, तो आपा मांस का गृह मंत्री है, महत्वपूर्ण पद है। बीए उस समय राजा के बाद में सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा होता था? सबसे महत्वपूर्ण पद दोस्तों पुरोहित होता था। भगवान राम के गुरु का नाम बताओ, विश्वामित्र। भगवान राम के गुरु का नाम बताओ, वशिष्ठ। इन दोनों का जिक्र है रामायण में। हुआ क्या? पुरोहित बड़ा ही महत्वपूर्ण पद था, और सुदास नाम के राजा ने क्या किया? विश्वामित्र के स्थान पे अपना पुरोहित, क्योंकि पुरोहित महत्वपूर्ण पद था राजा के बाद, वशिष्ठ को बना दिया। विश्वामित्र बोला भैया ये गलत बात है, और विश्वामित्र कई राजाओं के पास गया, बोल मेरे देखो बामण आदमी सागे गलत हो मेरे सागे चालो। 10 राजा ने करया बेड़ा, और ये दासराग्य युद्ध, इसी युद्ध के बाद में भारत का नाम भारत पड़ा था। बड़ा महत्वपूर्ण है ये। बताइए कहां जिक्र है इसका दासराग्य युद्ध का? कौन से मंडल में है? बताएंगे इसका जवाब? मुझे पता है बिल्कुल। परूसनी पंजाब के आसपास लड़ा गया था ये, महाभारत की तरह। परूसनी, जिसे उस रावी नदी के किनारे, उस समय परूसनी बोला गया ऋग्वेद में रावी नदी को। तो अच्छा नदी पूछा है इसमें, 10 रागे, ये परूसनी यानी रावी नदी के किनारे। देखिए रावी नहीं परूसनी लिखा गया ऋग्वेद में, तो इसका उत्तर है डी। आहा आहा, ये एक बार आरएस में आया था प्रश्न, जब मैंने पहली बार आरएस दिया था उस समय आया था कि गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। कोई गायत्री ठोकी और कोई क्यों ठोकी है। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुव स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बड़ा ही एनर्जेटिक मंत्र है। आप इसका एक बार जाप करोगे ऑटोमेटिक आप में एनर्जी आएगी। ओम भूर, देखो शुद्ध तो मेरे को नहीं बोलना आता, लेकिन जैसा भी आता है। ओम यजामहि सुगंधिम पुष्टिर्दम, ये महामृत्युंजय मंत्र है। कौन सा? गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुव स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो बताई दिए गायत्री मंत्र जो है वो कहां से लिया गया है? अरे वाह, ये तो इजी क्वेश्चन हो गया, सब बता देंगे। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है जो समृता या सूर्य को समर्पित है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसका जवाब भी दे देंगे। ये पूछा था आरएस में। उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर या दर्शन पर। अरे वाह, क्या खतरनाक प्रश्न आया यार। बताइए बताइए बताइए। हाँ, गायत्री मंत्र का जिक्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। फिर एक बार तो पता नहीं यार किसमें गायत्री मंत्र के कुल कितने शब्द पूछ लिए थे, पता नहीं यार कौन सी लेवल, क्योंकि गायत्री मंत्र कोई ऐसा वैसा मंत्र नहीं है, बहुत खतरनाक बहुत शक्तिशाली मंत्र है गायत्री मंत्र। और इस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं रवि कुमार, कपिल, भारत, प्रदुर शर्मा, अमित। अरे यार क्या बात है, हमारी क्लास में इतने इंटेलिजेंट बच्चे। पूजा कोहली ने गलत जवाब दे दिया। बाकी यार इतने शानदार, मानना पड़ेगा यार तुमको, तुम तो पढ़ते हो यार। अब इससे और लेवल ले जाऊं क्या? आईएएस वाले उठा लूं क्या फिर? ये दर्शन पर आधारित है। कितना बधाई हो भाई साहब आपको, तो शानदार जवाब दिए। सूची 1 व सूची सुमेलित है नीचे। अच्छा ठीक है, सुमेलित करना है। ऋग्वेद में क्या है, यजुर्वेद में क्या है, सामवेद में क्या है, अथर्ववेद में क्या है। एकदम इजी है, आप जल्दी से इसका उत्तर बताओ। ऐसे क्वेश्चन निकालने का तरीका मैं पहले ही बता चुका हूं कि ऐसे प्रश्नों को निकालना कैसे है। ठीक है, हाँ हो। अरे कमेंट यार दिखेगा नहीं, दूर भी आना दिखा, सही सेटिंग करो। देखो बहुत इजी है, प्लेलिस्ट में नहीं है, बहुत इजी है ये। ऐसे प्रश्नों को गलत मत कर देना। ऐसे प्रश्न जब भी आए, मैं फिर कई बार बता चुका हूं, सबसे पहले वो प्रश्न करना जो आपको आता है। जैसे इसमें कोई एक आता है कि सामवेद संगीत से संबंधित है, तो सबसे पहले वही मिलान करो
कि सी ए यानी सी में ए दो के अंदर है, इस प्रकार से आगे कोई क्वेश्चन आएगा दोबारा बता दूंगा मैं इसको, पहले देखो बहुत इजी है। कैसे? स से सामवेद, स से संगीत, यानी सामवेद में संगीत है। य से यजुर्वेद, य से यज्ञ, यानी यज्ञ संबंधित इसमें जानकारी है। और ऋग्वेद सबको ही पता है, प्रार्थनाएं हैं। अथर्ववेद में कर्म कांड, जादू टोना जोता भी है कि नहीं, वशीकरण करना है कि नहीं, तुरंत वशीकरण मंत्र मारो, तुरंत वो वशीकरण मंत्र भी क्या मैं अथर्ववेद। तो दो तो सेट कर ही लो, यजुर्वेद में यज्ञ संबंधित है, सामवेद में संगीत है, ऋग्वेद में स्रोत और प्रार्थनाएं हैं, तो इसका मिलान करो भी, करते हैं फिर मिलान। चलो, ऋग्वेद में स्रोत और प्रार्थनाएं ए का 4, तो पहला काम यही करो जो कन्फर्म आ रहा है वो, जैसे ए का 4 है दो के अंदर, इसका मतलब अगर आपको ये कन्फर्म आ रहा तो उत्तर इन दो के अंदर ही है। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधित है, स्रोत एवं कर्मकांड, तंत्र मंत्र वशीकरण, ये तो है अथर्ववेद में, यानी डी का 3 भी दो के अंदर है, ठीक है। और यजुर्वेद सामवेद संगीत है, यानी सी का 1, इसका मतलब उत्तर इसका ए है। कितने नंबर है ये? 16 नंबर का उत्तर है ए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता में बड़ा आनंद आता है, बहुत शानदार। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? अरे यार ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, किसका संकलन वेद पर, ऋग्वेद पर आधारित? अच्छा क्वेश्चन है, चलो बताइए, उत्तर बताइए। प्यारे प्यारे क्वेश्चन है सारी। गुरुजी टेस्ट होता है तब ऐप पर भी बोल दिया करो। अरे ये तो इवेंट लगा देते हैं ना, लक्ष्मण सिंह राजपुरोहित इवेंट लगाते हैं ना, आपको पता ही है, दिल्ली होगा, 7 बजे क्लास दिल्ली आएगी। देखो दोस्तों, कितने नंबर है? 17 नंबर। देखो, ऋग्वेद के जितने मंत्र हैं इसके अंदर, किसमें? सामवेद में कुल 1549 मंत्र है, 75 काम छोड़ के बाकी से ऋग्वेद आ रहा ही उठा रखे, यानी ऋग्वेद आ रहा कॉपी मार के पेस्ट मार रखे सामवेद में। 1549 में लगभग 75 रान छोड़ दे तो इनको मतलब वो तो कॉपी पेस्ट ही होगी। तो फिर क्या है? सामवेद, यानी इसका उत्तर है बी, सामवेद। ओहो, अरे रे रे, खतरनाक क्वेश्चन है भाई साहब। करो भाई मिलान। राजसूय यज्ञ कब होता था? अश्वमेध यज्ञ कब होता था? वाजपेय यज्ञ कब होता था? अग्निष्टोम यज्ञ कब होता था? बताइए भी, कोई एक आधा आता है तो इसका मिलान तो कर ही सकते हो। 18 नंबर क्वेश्चन। राजा जब सिंहासन पर बैठता था तो उसे राजसूय यज्ञ करना जरूरी था, ठीक है। राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए उसे बताना पड़ता था कि मैं शक्तिशाली हूं आसपास वालों से, तब होता था अश्वमेध यज्ञ। और वाजपेयी यज्ञ है शौर्य प्रदर्शन वगैरह, शिकार वगैरह। और अग्निष्टोम, यानी इसका उत्तर सीधा सीधा है, यानी पहले का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी सीधा सीधा इसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। ये जो इतने तक जो गहराई तक जा चुका है उसको बधाई हो। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? यार ये उत्तर दे पाओगे क्या? हैं? उत्तर दे दोगे क्या इसका? चलो आप उत्तर दो, देखते हैं यार कितने बच्चे इंटेलिजेंट है हमारी क्लास में। अच्छा लेवल आया है। हाँ बताइए भाई, मैं देखता हूं यार कितने इंटेलिजेंट बच्चे हमारी क्लास में। इसका उत्तर बताओ 19वें का, बताओ यार। भारत भूषण, बताइए 10। सर स्क्रीन साफ नहीं है। अरे यार मैं बता रहा हूं ना साफ नहीं है, तो तू साइज बढ़ा यार, एकदम साफ है, क्लियर है। साइज बढ़ा ले, ऊपर से, ऊपर जो 3 टिक आते हैं ना राइट साइड में, ऊपरी ऊपर, उससे साइज बढ़ा ले। कोई भी बोल रहा है, कोई ये बोल रहा है। वैसे तो विवाह के बारे में ऋग्वेद में हर जगह जिक्र है। अथर्ववेद में लिखा है, अथर्ववेद में पत्नी कहती है अपने पति से कि हे प्रियतम,
हे हस्बैंड, तुम सिर्फ मेरे बनकर रहो, किसी दूसरे की प्रशंसा नहीं। ये उनके लिए संदेश है जो पति अपने पड़ोसियों की प्रशंसा अपनी पत्नी के आगे करता है। अथर्ववेद में लिखा गया है, पत्नी कहती है कि तुम सिर्फ मेरी प्रशंसा करो, किसी और की नहीं। ठीक है गुरु जी, ऋग्वेद में क्या लिखा गया है? ऋग्वेद में बहु विवाह की निंदा की गई है, यानी दो विवाह नहीं करना है, हमारी रीति रिवाज के अनुसार एक ही विवाह करना है। इसमें कहा गया दो विवाह करने वाला व्यक्ति जैसे बैल जो होता है वो बीच में आ जाता है ना, दोनों साइड के इस तरीके से, यानी बैल की तरह हो जाएगा, उस पर दोनों साइड का वजन पड़ जाएगा, वो ढंग से चल नहीं पाएगा। तो विवाह भी कितना? एक, ऋग्वेद के अनुसार। ठीक है, तो इस विवाह सूक्त का जो जिक्र हुआ है वो ऋग्वेद में हुआ है मेरे दोस्त। देखते हैं क्या बता रही है। मारो तो होयो को नहीं सर, के बतावा होयो तो नौकरी ला गया वेगो हैं। चलो, अरे यार ये इतने जवाब कैसे दे रहे हैं, इतने इंटेलिजेंट कैसे हो गए बच्चे यार। अचंभा आता है यार, सच में इंटेलिजेंट है कुछ बच्चे, बहुत इंटेलिजेंट है, उन्हें बहुत अच्छा नॉलेज है, भगवान उन्हें प्रगति दे। कुछ कह रहे पटवारी में है क्या, तो जब वर्ल्ड हिस्ट्री वर्ल्ड ज्योग्राफी लगती है तो सब कुछ आ जाता है। इजी इजी क्वेश्चन है, अब बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, भूकंप का यह भी कहा जाता है, तो भूकंप एक कंपन है, वाइब्रेशन है, सब उत्तर कर देंगे वो टीचर। टेम्पर, कंपन, सबको पता है। बी, कंप। एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, यह प्रश्न कई बार आया है, इसे बोलते हैं सह भूकंप रेखा, यानी एक ही भूकंप वाली रेखाओं को मिलाने वालों को सह भूकंप रेखा। जल्दी से इसके उत्तर आप भी करते जाओ, मुझे पता है ये आपको आता है। अधिकांश विध्वंसकारी भूकंपों को कारण सामान्यतः होता है, जल्दी से इसका उत्तर लगाओ आप। सुस्थिति, गति, समस्थिति की समायोजन या ज्वालामुखी विस्फोट या फिर प्लेट विवर्तन। बताइए इसका उत्तर, जल्दी से आप लगाइए, फिर मैं बता देता हूं। तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जो है, प्लेटें आपस में टकराती है, दूर होती है, नजदीक होती है, उसकी वजह से मुख्य कारण, इसका उत्तर हो जाएगा डी। सुनामी तरंगे, मैंने बता दिया कि पृथ्वी के ऊपर भूकंप आता है, वही भूकंप अगर समुद्र में आ जाए तो हम उसे सुनामी नाम दे देते हैं। तो इजी क्वेश्चन है, मुझे पता है कर दोगे। समुद्र में ज्वार को कहते हैं। भूकंप के परिणाम को नापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, यह भी क्वेश्चन मुझे पता है, आप सब कर दोगे। एकदम इजी इजी क्वेश्चन उठाए मैंने, भूकंप ऐसे ही बनते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन बनते भी नहीं। सिस्मोग्राफ, ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है, इसका उत्तर देखते हैं कौन बताता है। भूकंप केंद्र के ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? भूकंप के केंद्र के ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है, ये बताइए, बताइए बताइए भाई। ऊपर का अर्थ होता है अधि। भूकंप जहां पे आएगा वो केंद्र हो गया मूल, फोक्स। उसके ऊपर, जहां पर उसके जस्ट ऊपर जो केंद्र होगा, जहां पर भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव होगा, उसे अधि केंद्र कहा जाता है। तभी तो कहते हैं इस भूकंप का मूल जो केंद्र था वो भुज था, यानी भुज के नीचे से उठा, मूल सबसे ऊपर जहां प्रभावित होगा वो अधि केंद्र होता है। अधि का अर्थ होता है ऊपर, लगा लिया होगा आपने। प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाना, यह प्रश्न बहुत अच्छा है भाई, यानी ये वैदिक सभ्यता का ही क्वेश्चन है। बताइए इसका, निष्क सोने के आभूषणों को कहते थे, या गाय को कहते हैं, या तांबे के सिक्के, या चांदी के सिक्के? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन बहुत प्यारा है, आया भी है ये क्वेश्चन। निष्क, प्यारा क्वेश्चन है यार, इतने इतने गजब क्वेश्चन। बताइए बताइए। अरे कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं 26वें का, अरे वाह यार, कितने इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट बच्चे यार, अरे वाह। मनीषा शर्मा ने जवाब दिया है, बहुत बढ़िया मनीषा। और मुकेश आसेरी ने भी जवाब दिया है, बहुत बढ़िया आसेरी। तो बच्चों, सोने के आभूषणों को निष्क कहा जाता है। क्या बढ़िया क्वेश्चन था यार। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम के संवाद किस उपनिषद, अरे वाह, ये आपस में बातें करते हैं, कौन से उपनिषद है ये देखते हैं, कौन इसका जवाब देता है 27वें का। बृहदारण्यक उपनिषद, या छांदोग्य उपनिषद, या केन उपनिषद, या कांठोपनिषद? अरे वाह, संवाद है इसमें, कोई स्टोरी घटती है, उसके बाद में कोई टाबरियन का मन यम नहीं देते, बाद में फिर संवाद चाल है। बताओ क्या यार, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत शानदार है, इसके जो जवाब देंगे,
हम मानते हैं कि वो पढ़ते हैं, वरना सबको आता है भूकंप कांपने के यंत्र को सिस्मोग्राफी कहा जाता है। एकदम बच्चे को भी आता है, बच्चियों को भी आता है। बात यहां अटकी। अरे वाह, किसने दिया है? गोपालपुरी ने जवाब दिया है। अरे यार, तुमने कहां से पढ़ा ये? बबीता भी जवाब दे रही है, अंकित भी जवाब दे रहा है इसका, सुबीता भी जवाब दे रही है। अरे कहां से पढ़ा रहा, बताओ तो सही है, कहां से पढ़ा बताना, एक बार लिख के बताओ। और ये पढ़ा कहां से? किसी गुरुजी ने करवाया क्या? धन्य है भाई साहब, गुरुजी ने किसी कोचिंग में करवाया है तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी कोचिंग है, बहुत अच्छे गुरुजी है वो। बताना सर, मेरा नाम लिया सर, नाम लियागा पहले। भैया बताओ ये प्रश्न कहां पढ़ा आपने, बताना पड़ेगा। आपकी किताब से। ओ, कंठोपनिषद। अच्छा, प्रियंका शर्मा संस्कृत का टाबर है। अच्छा, बस संस्कृत तो आओगो उपकार की बुक। हाँ, किसी भी बुक में पढ़ा है फिर आपने। राजस्थान जी के इतना डिटेल से पूछेंगे। बेटा पटवार है, अधीनस्थ बोर्ड को पेपर उठा के देख, हवा कौन लगा है अधीनस्थ बोर्ड के पेपर में। अरब की बार तो पुलिस में किसी पूछा, बुक में पढ़ा है। बहुत अच्छी बात है भाई, बुक में पढ़ा है। तो जिसने भी पढ़ा है, हाँ कहीं से भी पढ़ा होगा आपने, किसी भी कोचिंग से पढ़ा, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा लगा ये प्रश्न जिसने दिया, कांठोपनिषद। ठीक है। पुरुष मेद का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ओ हो ओए हो। इसके अनुसार पुरुष की मेद का अर्थ बलि, पुरुष की बलि दी जाती है। यह अधिकार उन्हीं ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों जातियों को था। बताइए भाई फिर 28वें का उत्तर कहां लिखा गया है? पुरुष मेद यज्ञ का उल्लेख किस ग्रंथ में है? यह भी एक स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, STANDRED, स्टैंडर्ड। स्पेलिंग सही है कौन भाई, बताना रहे। रीट में प्रश्न आवे कि सर जी, अरे बावड़ी तन्ने को नहीं आवे तो जरूरी थोड़ी को नहीं आवे। और नंबर दूसरी बात यह है कि मैं क्या पूछूं, नॉर्मल वो पूछूंगा कितने वेद है, के पूछूं? जब थान 4 दिन टाइम दियो, 3 टॉपिक दिया, बे थानू तैयार को नहीं वेद, के पूछूं मैं, थे बताओ है? लेवल तो होना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन वो है जो आज तक एग्जामों में आए हुए, मैंने सीधे उठाए, मैंने खुद नहीं बनाए। बहुत सारे क्वेश्चन तो मैंने सीधे एग्जाम से आए हुए उठाए हैं इनको। अरे इसका भी जवाब आ रहा है, हाँ क्या बात है यार, तुम सच में यार, तुम तो हमसे भी इतना तो हम भी नहीं जाते डीपली, तो सच में इंटेलिजेंट हो, अच्छा नॉलेज रखते हो यार। मेरे को ये तो रिजल्ट कैसे निकला? इसका क्या रिजल्ट निकालना है, इसको आपको खुद को निकालना है। ये आपके लिए, आप प्रश्न निकाल रहे हो, लास्ट में देख लेना कितने सही हुए कितने, ये तो आपके लिए है। हाँ, इसमें तो आपको ईमानदारी बरतनी है। शतपथ ब्राह्मण में इसका जिक्र हुआ है। ठीक है, चलो ये इजी क्वेश्चन है। जब ऐसे क्वेश्चनों के जवाब दे रहे हो तो ये तो आपके लिए कुछ है ही नहीं। वैदिक सभ्यता 1500 से 1000, 1000 से 600, इसका उत्तर सब दे देंगे, सही कर लो कि मेरा सही है। ठीक है। राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? यह प्रश्न है। 1835 नागौर, 1830 जोधपुर, जो राजस्थान राष्ट्रीय क्रांति दिया था वहां की क्वेश्चन है ये। 1829 जयपुर, 1832 अजमेर। ये इजी क्वेश्चन है, मुझे पता है आप कर दोगे। राजपूताना रेजिडेंस की स्थापना 1832 अजमेर में हुई थी। बाद में इसका कार्यालय 45 में आबू स्थानांतरित कर दिया था। आराम से कर दोगे। अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ भीलकोर की स्थापना, यह भी अच्छा क्वेश्चन है, मुझे पता है। मेवाड़ भीलकोर, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं बना है। इसमें 1841 में मेवाड़ भीलकोर, 1842, 1832 में अजमेर, इसमें ऑप्शन गलत कर दिए, कोई बात नहीं, जाने दो, एक क्वेश्चन प्लस दे देंगे। ठीक है। 1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी में विद्रोह भड़कने का प्रमुख, तो जिसने पढ़ा है उसने पढ़ा है कि नसीराबाद के सैनिक इसलिए भड़क गए थे, क्यों? ये लोग सैनिकों के प्रति दुर्व्यवहार, या अजमेर में 15वीं बटालियन को नसीराबाद भेजा था, या उच्च पदों में अंग्रेज नियुक्त थे, या मेरठ के विद्रोह के नसीराबाद आगमन, बताइए। बताइए। तो बी उत्तर हो जाएगा। भाई हुआ क्या, 15वीं बटालियन को जब नसीराबाद ले गए तो वो बोले हमें यहां क्यों लाए हो भैया, हम पर भरोसा नहीं है क्या? सोनू तो ने मना भरोसा नहीं के, इन बात पर भड़क गया। इतिहास में तांतिया को फांसी देना, आहा, ब्रिटिश सरकार के लिए सजा,
के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की? ये एक दिन आने वाला इतिहास आपसे पूछेगा। तांतिया को फांसी किस जुर्म में दी है भाई साहब? किस व्यक्ति ने कहा था? एक अंग्रेज ने कहा था, सावर्स ने कहा, या लॉरेंस ने कहा, या नेहरू जी ने कहा, या मदन मोहन मालवीय ने कहा? अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तांतिया को फांसी देना आने वाला इतिहास पूछेगा। तो टाबरो, ये सावर्स था, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था, ठीक है, ए उत्तर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने यहां शरण दी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, और ये एग्जाम में भी आ चुका है कि आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह जो है वो क्या ना, आउवा का प्रशासन अपने भाई, छोटे भाई को सौंप के पृथ्वी सिंह और फिर उधर चले गए थे। बताइए कहां के? कोठारिया के जोध सिंह के यहां शरण ली थी, ए उत्तर है। किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को दिल्ली चलो मारो फिरंगी? बताइए उत्तर, मेरठ या नसीराबाद, नीमच या हिरनपुर? आप लगाते जाओ, मैं उत्तर बता रहा हूं, अब आप लगाते जाओ कि ये सही है वो सही है। आज 8 बजे से ऊपर जा रहा है तो कंप्यूटर की क्लास कल सेट करेंगे, कोई बात नहीं, आज हटेगी फिर कंप्यूटर की। उत्तर लगाइए जल्दी से, लगाइए। इसका उत्तर हो जाएगा एरियनपुरा। चलो शिव सिंह के नेतृत्व में चलो दिल्ली मारो फिरंगी। अंग्रेज राजपूत राज्यों के 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे, क्योंकि अंग्रेजों ने विद्रोह क्यों दबा लिया? कि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों को साथ नहीं दिए, शिक्षित मध्यम वर्ग अंग्रेजों के समर्थन कर रहा था, या छावनियों में सैनिक राजपुताना से बाहर के क्रांतिकारी नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, या समाचार पत्र क्रांतिकारी सही उद्देश्यों को दर्शा नहीं पाए? बताइए। इसका भी उत्तर मुझे पता है, आप थोड़ा सा सोच के करोगे, इसका भी कर दोगे। उत्तर लगा लीजिए, मैं उत्तर बता देता हूं। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि सामंतों ने या राजा महाराजाओं ने सहयोग नहीं किया था, इस वजह से क्रांति असफल हुई। अरे वाह, अब आ गए अच्छे अच्छे क्वेश्चन, लेवल आ गया भैया। राजस्थान में क्या लेवल दूं, आपने सब पढ़ रखा है। लेवल आएगा जब इंडिया के क्वेश्चनों में ही आएगा। आपको क्या दिया था मैंने कि हमने कहां कहां से कौन कौन सी चीज उठाई है संविधान में भी? हमने कहां से समवर्ती सूची कहां से उठाई है, संघीय कहां से उठाए, राष्ट्रपति कहां से उठाए, जो भी है सीधे सीधे रटने थे यार। ज्यादा से ज्यादा 10 या 12 थे, 2 दिन का टाइम दिया था। बताइए भारतीय संविधान में कौन सा विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई? संसदीय प्रणाली, या संघीय प्रणाली, या मूल अधिकार, या सर्वोच्च न्यायपालिका? कितना इजी क्वेश्चन है, मंद बहुत इजी लाग रही है। अब थाने के लाग रहे, बताओ जल्दी से बताओ। अरे वाह, कुछ ने बताया। संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है? इंग्लैंड से। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है, ठीक है, भारतीय संविधान का एकांकी स्रोत है ब्रिटिश शासन, यूएसए का बिल ऑफ राइट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 35? मुझे पता है इसका जवाब बच्चे दे देंगे। भारतीय संविधान क्या, यानी ये मान लो कि हमने हमारे संविधान का लगभग पार्ट कहां से उठाया है, सीधा सीधा वो प्रश्न पूछ रहा है। मूल स्रोत कहां से उठाए? सीधा सा है 1935 का उठाया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कर दोगे, मुझे पता है सब। भारतीय संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? वाह यार, क्या क्वेश्चन है। यानी हमारी सीधी सी बात, ये संघीय व्यवस्था कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, अमेरिका? बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी उत्तर लगाते जाओ, क्योंकि यहां से कोई अच्छे लेवल के क्वेश्चन बन नहीं रहे थे, सीधे सीधे ही पूछने पड़ेंगे, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा था। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आप पेज में देख लेना कौन सा है, कल ही उसका टेस्ट होगा, आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। फिर परसों क्लास आएगी, फिर अगले दिन टेस्ट होगा, क्योंकि 2 तारीख एक दिन हमारा एब्सेंट हो गए थे, इस वजह से गड़बड़ हुई। बताइए कनाडा, संघीय व्यवस्था कहां से ली गई है? कनाडा से। कुछ बच्चे उत्तर दे रहे हैं। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान से प्रेरित है, ये ऑप्शन नहीं आया, सबको पता है नीति निर्देशक आयरलैंड से है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। कानून के समान संरक्षण वाक्य, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन सही है। 41 नंबर का उत्तर बताओ कि कानून के समान संरक्षण कहां से लिया? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया? अच्छा क्वेश्चन, A1 क्वेश्चन। बताइए इसका उत्तर, बताइए बताइए इसका उत्तर बताइए। 41वें का कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं, कोई कनाडा दे रहा है। ऐसे कैसे है भैया, ऐसे कैसे काम चलेगा? ये हरियाणा है प्रधान, कैसे काम चलेगा? अरे कंप्यूटर की नहीं होगी आज, अपना टॉपिक लंबा चल गया थोड़ा सा,
कल कंप्यूटर का टाइम लगा देंगे, आज के लिए माफी चाहेंगे, ठीक है। तो कानून के सम्मान संरक्षण, ये हर कोई हो सकता है जवाब नहीं दे पाए होंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं अपने हिसाब से मानता हूं कि थोड़ा सा लेवल है अमेरिका से। उत्तर होगा ए। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश की संविधान से लिया गया? अरे वाह, बताओ, अमेरिका, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका या फ्रांस? वाह भाई, क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, गजब। यानी सदस्यों का नामांकन किस देश के संविधान से लिया गया? अरे वाह, क्या क्वेश्चन है भाई साहब, बताइए। अरे उत्तर बता दिया बच्चों ने, आयरलैंड। उत्तर लगा लो आयरलैंड। फिर भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? फ्रांस के संविधान या आयरिश के संविधान या अमेरिका के संविधान या ब्रिटेन के संविधान? यानी ये चीजें जो है हमने कहां से लिया? अरे ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन उठाए, लेवल होता है उन क्वेश्चनों में। थे सोचा मैं आयडा आयडा पढ़ लिया, उठाऊंगा इसी जगह पढ़ो अगड़ू भी, मैं भी तो सोचा क्वेश्चन के ऊपर। तो लगभग क्वेश्चन जो होते हैं ना उनका स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन है। तो आप तो बस टॉपिक पढ़ो, फिर उसका अभ्यास करो आपके पास जो भी गाइड है, और फिर टेस्ट देने आओ और फिर देखो आनंद। क्योंकि जब आपको कुछ आता है तब आपको क्वेश्चन यहां पे करोगे तो एक अलग एनर्जी पैदा होती है, और खेल पूरा एनर्जी का है। बताइए। अरे वाह, फ्रांस, बिल्कुल फ्रांस उत्तर है, ए उत्तर होगा। ये सीधा है, ये प्रश्न मुझे पता है आप कर दोगे। नीति निदेशक आयरलैंड से लिए गए, मौलिक अधिकार अमेरिका से, मंत्रिमंडल कहां से, केंद्र कहां से? ये प्रश्न मुझे पता है आप 44वां प्रश्न भी कर दोगे। मैं मानता हूं कि ऐसे, क्योंकि इसमें ज्यादा अच्छे लेवल नहीं जा रहा था इस वजह से। तो इसका उत्तर बता दीजिए, कर दोगे, मुझे पता है ये क्वेश्चन भी आप, ठीक है, ये मैं सही मानता हूं आपका। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? ये ठीक है, थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है, बताइए। 46वां, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन से भाग के अंदर है? बताइए। संशोधन, अरे वाह, कुछ भाग 4 दे रहे हैं, कौन है ज्ञानी महात्मा? भाग 20, संविधान संशोधन भाग 20, जिसने 4 दिया है वो गलत कर लेना है। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने, यानी पंचायतों का उल्लेख कौन से भाग के अंदर है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पंचायत और नगर पालिकाएं दोनों, अब चुनाव भी है, थोड़ा ध्यान भी रखना। पंचायतों का उल्लेख कहां है और नगर पालिका का कहां है? तो कर लेना इसका उत्तर भाग 9, पंचायतों का। संविधान में कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो पंचायत पहले 9 में, नगर पालिकाएं 9A में। ये भी मुझे पता है, इतना पढ़ा है तो भाग रटे होंगे, तो ये भी कर दिया होगा आपने। भारतीय संविधान ने किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार है? तो मूल अधिकार कौन से भाग में? सबको पता है, भाग 3, मूल अधिकार भाग 3। किताब की भाषा घुमाई है उसने। और लास्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में भाग 8 से संबंधित है। भाई भाग 8 में क्या है? राज्य, नगरपालिका, केंद्र शासित या पंचायत? भाग 8 बताइए। भाग 8 में क्या है? केंद्र से संबंधित जानकारियां हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश, यानी भाग 8 के अंदर ये है। देखो आज थोड़ी जल्दबाजी भी थी, बीच में गड़बड़ हो गई थी। ये यही लेवल रहेगा। कल भी टेस्ट होगा जिसमें आपको टॉपिक पहले डाल दिए गए हैं, और मैं तो आप कहोगे तो दोबारा डाल दूंगा, डाल दिए गए। आज आपके थोड़ा सा लेवल बता दो कि लगभग 50 क्वेश्चन थे, 2 गलत माने वो प्लस पॉइंट दें तो भी हम मान लेते हैं कि लगभग अगर 50 में से आपको ही मिलान करना है, 40 से ऊपर अगर आपके हुए। आज इजी थे कुछ क्वेश्चन, राजस्थान वाले इजी थे और पॉलिटिकल के इजी थे, हिस्ट्री के थोड़े से लेवल के थे। ऐसा ही आता है पेपर के अंदर, कोई एक पार्ट टफ उठाते बाकी इजी उठाते। जिसके 40 से ऊपर सही हो रहा है वो अच्छी पोजीशन के अंदर मानता हूं मैं उसको, शानदार तरीके से है। कल थोड़ा सा जो टॉपिक है उनको ढंग से अध्ययन करना, चेक आपको ही करना है। 25 तारीख वाला ही बड़ा पेपर है, वो तो ऐप के ऊपर होगा, सारे बच्चे दे सकते हैं। जिसने ऐप भले कोर्स ले रखा हो भले ना ले रखा हो, कुछ बच्चे पूछ रहे थे। तो यहां तो आपको खुद को चेक करना था कि आपकी कितने सही हुए, कितने, कुछ 44 बोल रहे हैं, कोई 43 बोल रहा है, तो अच्छी बात है।
भी बहुत अच्छी बात है। आपके जितने भी हो रहे हैं, आप लेवल जिसके 40 से ऊपर है वो अच्छी तैयारी कर रहे हैं, अच्छे लेवल के अंदर है। कल हम फिर दोबारा टेस्ट लेंगे, परसों हमारी ज्योग्राफी का पार्ट होगा, क्योंकि 2 दिसंबर को भी टेस्ट